हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। इसमें हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण थीटा कोण पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेहतरीन मज़ा आने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये 5 नंबर में बोर्ड में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ा था। दोनों स्थितियां यहाँ पर दोनों स्थितियों का यूज है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें जब हम अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को सीधा लेते हैं, दोनों स्थितियों में सीधा लेते हैं। और यहाँ पर भी हम स्थितियों में सीधा ले रहे हैं, लेकिन जब हम अक्षीय स्थिति की बात करते हैं तो बिंदु P को हम सामने मानते हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर यानी अक्ष पर मानते हैं। लेकिन जब हम निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली निरक्ष पर यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर ऊपर की ओर जो है निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, ना ही हमें अक्ष पर ज्ञात करना है ना ही निरक्ष पर ज्ञात करना है, बल्कि हमें इन दोनों यानी अक्ष और निरक्ष इन दोनों के बीच में ज्ञात करना है। मतलब कि ये मान लेते हैं कि हमें जो है अगर निरक्ष की बात करें तो ये हमारी अक्ष हो जाएगी और ये वाली निरक्ष हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में थीटा कोण पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डेरिवेशन में ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अगर अक्ष की बात होती तो सिंपल सा हम कोई बिंदु P अक्ष पर मान लेते, निरक्ष की बात होती तो हम निरक्ष पर जाकर बिंदु P मानकर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते। लेकिन इसमें क्या करना है, हमें थीटा कोण पर ज्ञात करना है। और जब भी कोई दो सदिश एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं तब उन्हें आसानी से जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं ज्ञात की जा सकती है। तो कैसे ज्ञात होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इसके घटक, क्योंकि यहाँ पर जो है दो सदिश एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर स्थित हैं यानी थीटा कोण पर स्थित हैं, और हमें यहाँ पर घटक विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। अब घटक विधि का प्रयोग करना पड़ेगा तो इसके लिए घटक आपको 11वीं क्लास में घटक सिखाए जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको घटक बताऊंगा कि घटक कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले घटक ज्ञात करने के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, जो घटक होते हैं एक दूसरे के दो लंबवत अक्षों के बीच में घटक ज्ञात किए जाते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि एक इधर की ओर x अक्ष है, एक y अक्ष है, इन दोनों के बीच में कोई एंगल थीटा है यहाँ पर, उस पर हमें घटक ज्ञात करने होते हैं। अब कैसे ज्ञात करेंगे, अधिकतर हम दो अक्षों के बीच ज्ञात करते हैं आपके समांतर, एक y अक्ष एक x अक्ष के बीच। x अक्ष को जो है हम क्षैतिज घटक बोलते हैं, x अक्ष को क्षैतिज घटक, और y अक्ष होता है उसको ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं। x अक्ष में हम इसको हम क्षैतिज घटक बोलते हैं, उसमें हम कोस थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी जो x अक्ष होता है y अक्ष होता है उसको ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक में हम साइन थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं। यानी मैं यहाँ पर बोलूँ ये जो है क्षैतिज में है, क्षैतिज में मतलब x अक्ष में है, ये वाला जो है x अक्ष में इसको हम क्षैतिज घटक बोल देंगे, और क्षैतिज घटक में हम कोस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी मैं यहाँ पर बोलूँ तो यहाँ पर जो है कोस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका x अक्ष में घटक हो जाएगा। बाकी y अक्ष ऊर्ध्वाधर में है और ऊर्ध्वाधर अक्ष में आपका साइन थीटा का मल्टीप्लाई होता है। यानी इस पर जो मैं अगर घटक निकालूं तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, यानी x अक्ष में क्षैतिज घटक कोस थीटा, y अक्ष में ऊर्ध्वाधर घटक यानी साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो हो गया y अक्ष और x अक्ष में। अब यहाँ पर मैं अगर मान लूँ कि कोई हमारे पास एक और सदिश है इधर के लिए ऐसे, और यहाँ पर एक इधर के लिए है, और यहाँ से एक उसका परिणामी निकल रहा है इधर की ओर, ठीक है, और इधर परिणामी जो है वो f है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यहाँ से जो है थीटा कोण बना रहा है। तो यहाँ पर पूछा है कि आपका x अक्ष और y अक्ष में घटक क्या होंगे, तो कैसे निकालेंगे। मैंने बोला था कि x अक्ष के साथ जो घटक बनेगा, x अक्ष के साथ जो थीटा कोण बनेगा वो आपका
क्षैतिज घटक होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से तो कोण बन नहीं रहा है, कोण बन रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर cos थीटा का मल्टीप्लाई इसमें होगा या इसमें होगा? आप कहोगे जहाँ से घटक एक्स अक्ष से थीटा कोण बनेगा, तो यहाँ से देखो ये वाली जो है यहाँ से कोण इधर की ओर बन रहा है थीटा कोण, तो यानी ये एक्स अक्ष में लिया जाएगा, ये वाई अक्ष में लिया जाएगा। यहाँ पर cos थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनका जो परिणामी होगा, परिणामी एफ है, तो यहाँ पर एफ लिख दीजिए, बस इतना आपको करना है। अब सिंपल सा एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लिया कि यहाँ से कोई कोण यहाँ से बन रहा, ऐसे में यहाँ से कोण बन रहा है हमारा इस तरह से, यहाँ पर रहने देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लिया मेरे पास कोण कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है, और यहाँ से इसका परिणामी निकल रहा है P, ठीक है। तो यहाँ से पूछा है आपका एक्स अक्ष क्या होगा और वाई अक्ष क्या होगा। मैंने यहाँ पर बोला कि ये थीटा ये वाला है, ठीक है, तो यहाँ से ये थीटा बन रहा है, यहाँ से ये थीटा बन रहा है, तो ये वाला आपका cos थीटा होगा, यानी ये वाला क्षैतिज घटक माना जाएगा, और ये वाला इसका विपरीत जहाँ से ये थीटा नहीं बन रहा है वो आपका लंबवत घटक होगा, ऊर्ध्वाधर घटक, वहाँ पर आपका साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और P परिणामी है तो यहाँ पर P लिख देना है। बस इस तरह से ये घटक होंगे, बस आपको ये याद रखना है, बाकी डिटेल में सिखाया जाता है तब बताया जाता है। बाकी आपको सिंपल ना ये घटक इस तरह से याद रखने हैं, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें आपको बताता हूँ क्या करना रहेगा, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखा जाए तो ये बिंदु देखिए, यहाँ से ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है वो इस थीटा के एंगल पे है, थीटा के एंगल पे है। तो यहाँ से ये वाली जो एक्स जो क्षैतिज में होगी उसमें cos थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, तो थीटा जो ये वाला थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं कोण देखूँ, यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं कोण देखूँ, यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं कोण देखूँ, तो ये कौन सा घटक होगा, एक साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा या cos थीटा का मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखो यहाँ से ये थीटा कोण बन रहा है, यानी ये क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक है, तो यहाँ पर क्षैतिज घटक है, तो यहाँ पर जो है हम cos थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा। और इसका जो P बिंदु पर हम यहाँ पर कोई P बिंदु अगर मान लें तो सीधी बात है P बिंदु पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका जो P बिंदु क्या हो, परिणामी क्या होगा, P होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा P cos थीटा। इतना समझ में आया। फिर मैं बात करूं कि अगर ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, तो इसका जो लंबवत घटक होगा वही ऊर्ध्वाधर घटक होगा। थीटा कोण के बाद ऊर्ध्वाधर घटक ही तो लंबवत घटक होगा। तो मैं यहाँ से अगर बोलूं कि ऊर्ध्वाधर घटक कहाँ से होगा, इसके लंबवत निकलेगा। और लंबवत क्या होगा, ये वाला तो लंबवत थोड़ा ही होगा, इसके 90 डिग्री पर, 90 डिग्री से यहाँ से कोण निकलेगा इधर के लिए। तो यहाँ से इधर के लिए आपका 90 डिग्री का एंगल निकलेगा। और अगर 90 डिग्री का एंगल है तो वो क्या होगा, P साइन थीटा होगा। तो मैं यहाँ पर से लिखूँ तो ये P साइन थीटा हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा इसको 1.5 ऊपर की ओर निकाल ले जाऊँ तो बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है, ठीक है। चाहे आप यहाँ से बना लो, यहाँ से बना लो, ये वाला कोण आपका थीटा है, cos थीटा हो गया क्योंकि क्षैतिज में आ रहा है। और इसके लंबवत में साइन थीटा होता है, इसलिए वो सॉरी ऊर्ध्वाधर घटक होगा, तो ऊर्ध्वाधर घटक में साइन थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या करना है, जब हम अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पढ़ते हैं, जब हम अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पढ़ते हैं तब हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्स अक्ष में यानी जो हमारा अक्षीय स्थिति की मैं अगर बात करूं तो अक्षीय स्थिति का जो फार्मूला निकल कर डेरिवेशन पढ़ते हैं, तो डेरिवेशन में हमारा एक अक्षीय स्थिति का में लास्ट में एक फार्मूला निकल के आता है। तो उस पर हम अक्ष पर यहाँ पर एक फार्मूला ज्ञात करते हैं। उस फार्मूला अगर मैं लिखूं तो मेरा जो फार्मूला निकल के आता है वो 2kp अपॉन आर क्यूब निकल के आता है, 2kp अपॉन आर क्यूब। ये अक्षीय स्थिति का जब डेरिवेशन पढ़ते हैं तब 2kp अपॉन आर क्यूब ये फार्मूला निकल के आता है लास्ट में। आप कहोगे ये तो नहीं निकल के आता, आप कहोगे ये वाला निकल के आता है, ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब और इनटू में 2, ये वाला आप कहोगे ये वाला निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। मैंने कहा एक ही बात तो है, मैंने बस यहाँ पर k का जो मान है वो नहीं रखा है,
यहाँ पर 1/4 अब लास्ट में रख दो, तो बात तो एक ही है, चाहे पहले रख दो बाद में रख दो। समझने के लिए याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि 2kp/r³। के का मान तो सबको मालूम होता है ना, तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ कि 2kp/r³ तो बात तो एक ही है ना। तो अक्षीय स्थिति में के 2kp/r³, और यहाँ पर अगर मैं निरक्षीय स्थिति की बात करूँ, ऊपर की ओर निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में जब हम ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर आवेश लेते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसा चित्र बनता है, और यहाँ पर कोई बिंदु P होता है, उस पर हम निकालते हैं तो kp/r³। ये फार्मूला निकल के आता है निरक्षीय स्थिति के लिए, और अक्षीय स्थिति के लिए 2kp/r³। ये फार्मूला निकल के आता है डेरिवेशन से, पढ़ा होगा तो मालूम होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो अभी कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो इन दोनों का यूज इसमें किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है हमें दो लंबवत अक्षों के बीच याद करना है, और एक आपका निरक्षीय स्थिति और एक अक्षीय स्थिति के बीचों बीच में थीटा कोण पर, यानी मैं अगर बात करूं तो कुछ ऐसा कोण बना हुआ है लंब 90 डिग्री का यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ये बिंदु P पर और ये थीटा कोण पे, यानी दोनों के बीच में अगर परिणामी बात करूँ कुछ इस तरह से बना हुआ है, यहाँ से परिणामी निकला हुआ है, इसके बीच में ज्ञात करना, इसीलिए मैं इन दोनों का यूज करने वाला हूँ। तो बात समझ में आई कि हम इन दोनों का यूज क्यों करेंगे। तो मैं बात करूं कि ये बिंदु P, ये जो है बिंदु P क्षैतिज घटक में, और क्षैतिज घटक में हम कौन सा अक्षीय स्थिति, और अक्षीय स्थिति का फार्मूला कौन सा 2kp/r³। तो यानी यहाँ से इस क्षैतिज घटक में जो विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर निकलेगा वो इधर की ओर होगा, हाँ या ना? बिल्कुल होगा इधर की ओर। तो इधर की ओर कौन सा है 2kp/r³। मैं यहाँ पर ऐसा ना लिख के मैं लिख दूँ कि E1 विद्युत क्षेत्र प्लस Q आवेश के कारण, वो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु A पर E1, ठीक है। फिर मैं बात करूं निरक्षीय स्थिति का ये है, इसके लंबवत में निकलेगा यहाँ से इधर की ओर ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा E2, इनका परिणामी वहाँ पर निकल गया बिंदु P पर। फिर अब क्या होता है कि जब दो सदिश एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होते हैं तो उनका जो परिणामी होता है वो बीच से निकलता है। तो यानी मैं यहाँ पर अगर समझाना चाहूँ, ये मिटा के बताता हूँ, मैं अगर समझाना चाहूँ तो अगर ये दो लंबवत अक्ष आपके हैं, दो सदिश आपके हैं, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, दो सदिश एक दूसरे के 90 डिग्री के होते हैं तो उनका परिणामी यहाँ से निकलता है, ठीक है। लेकिन अब ये भी है कि दो परिणामी बराबर डिग्री यानी 45 के कोण पर निकलेंगे या 45 से कम के या ज़्यादा पर निकलेंगे, ये डिसाइड होता है एंगल पर कि हमारा जो परिणामी है वो कितना है। सदिश मान लिया कि अगर हमारा जो सदिश है, मान लिया हमारा सदिश 5 है और इधर भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, दोनों सदिश 5 है, तो उनका जो परिणामी होगा वो बीचों बीच सेंटर से निकलेगा। और इनका जो परिणामी हम अगर निकालना चाहें तो वो क्या होता है, R बराबर a√a² प्लस a² प्लस a² हो जाएगा, दोनों बीच से। तो इनका जो सॉल्व आप करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट जो निकल के आता है वो √2 और यहाँ पर ये 5 है तो 2√5 निकल के आएगा। अगर मैं यहाँ पर से बोलूँ कि ये 10 है, ये वाला 10 है, तो ये वाला जो आपका हो जाएगा वो 2√10 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ ये आपका 25 है और ये वाला 25 है, तो इस सिंपल सा याद रखना है, ये 25 2√25 हो जाएगा, यानी जितना इनका एंगल होगा उसी के बराबर से निकल जाएगा। सिंपल सा याद रखा जाता। अब फार्मूला क्या है, a² प्लस b² का रूट, बस इससे निकल के आता है इनका परिणामी, इसी फार्मूले से। बाकी अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो इनका जो परिणामी निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, इसके बीचों बीच से निकलेगा, यहाँ से ऐसे, ठीक है। ई नेट बीचों बीच से निकलेगा। अब बात ये है कि ये तो बराबर की बात हो गई, हमने बोला कि बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, तो बराबर नहीं है कि ये क्यों बोला है। यहाँ पर अगर मैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो फार्मूला निकलेगा वो पहले तो मैं क्या करता हूँ, E1 निकाल लेता हूँ, फिर E2 निकाल लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूँ बिंदु, अगर यहाँ पर बिंदु E1 विद्युत क्षेत्र निकालना चाहूँ तो यहाँ पर बिंदु मैं लिखूँगा बिंदु P पर प्लस Q
या ऐसे लिख लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा E1, तो मैं लिखूंगा E1 और E1 क्या है आपका जो E1 अक्षीय स्थिति में जो प्लस क्यू आवेश के कारण अक्षीय स्थिति का जो फार्मूला होता है वो 2kp/r³ होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 2kp/r³ कर दूंगा इतना। अब बात ये है कि यहाँ पर जो है अक्षीय स्थिति में ये फार्मूला है 2kp/r³ और अक्षीय स्थिति में एक कोस थीटा का मल्टीप्लाई यानी कोस थीटा का घटक भी तो किया है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना, ये फार्मूला लिखना है अक्षीय स्थिति का, साथ ही साथ यहाँ पर कोस थीटा का मल्टीप्लाई कर देना है यानी 2kp कोस थीटा/r³। ये आपका विद्युत क्षेत्र E1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करूँ प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका, बिंदु P पर है आपका निरक्षीय स्थिति में जो फार्मूला होता है यहाँ पर E2 में लिखूँ तो E2 लिखूँ तो यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में जो फार्मूला होता है वो होता है kp/r³ और यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में साइन थीटा का मल्टीप्लाई है क्योंकि यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक में है, निरक्षीय स्थिति ऊर्ध्वाधर घटक में है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर ऊर्ध्वाधर घटक है और ऊर्ध्वाधर घटक में हमने जो घटक किया है वो साइन थीटा का किया है। तो यहाँ पर मैं यह लिख दूंगा कि साइन थीटा कि 2kp/sin θ/r³। सिंपल सा ये E2 निकल आएगा। फिर बात करूँ बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो मैं लिखूंगा बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा। और ई नेट क्या आ जाएगा आपका, दो सदिश समान तो है ना, समान नहीं है तो यहाँ पर आपका फार्मूला लगेगा ई नेट बराबर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। तो E1 हमारा जो, इसको मैं समीकरण 1 बना लूँ और इसको समीकरण 2 बना लूँ, क्या कोई दिक्कत? इनका अब समीकरण 1 व 2 का मान इसको इसमें रखना है। तो यहाँ पर जब समीकरण 1 और 2 का मान हम इसमें रखेंगे, ठीक है, तो इसका मान आप रख दो ये आपका kp/r³ है, यहाँ पर kp/r³ हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो kp/r³ यहाँ पर कोस थीटा का स्क्वायर, E1 का स्क्वायर है तो कोस थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस E2 हमारा है क्या, kp/r³ यहाँ पर साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपल सा यहाँ पर कॉमन लेना है। देखो kp/r³ यहाँ पर सेम है, kp/r³ यहाँ पर सेम है, तो जब दोनों पद क्या हैं, दोनों पद में kp/r³ सेम है तो इसको कॉमन ले लो। तो जब आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा kp/r³ और पूरे का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, अब ये रूट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें 2 बचा है और cos थीटा बचा है, तो यहाँ पर लिखूँगा 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पर साइन बचा है, बाकी कॉमन चला गया
तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करना है, मैं अगला आगे का यहाँ पर लिखूँगा। यहाँ पर जो देखो KP अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर है, इसको मैं जब स्क्वायर करूँगा तो ये डबल आ जाएगा, यानी दो पद हैं, इनका मल्टीप्लाई आपका अगर कोई रूट में कोई संख्या लिखी होती है 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, या फिर मैं इसको कह दूं कि ये 2 का स्क्वायर है, तो बात तो एक ही है, 2 गुणे 2 कर दो या 2 का स्क्वायर कर दो, एक ही बात है ना। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता हूँ, रूट में बाहर भी 2 को लिख सकता हूँ। तो वैसे ही यहाँ पर KP अपॉन आर क्यूब ये का स्क्वायर है, तो इसको मैं बाहर रूट के KP अपॉन आर क्यूब लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर रूट के बाहर मैं इसको लिखूँ तो KP अपॉन आर क्यूब, और ये रूट से बाहर हो जाएगा और ये जो है अंदर बचेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब एक फार्मूला होता है हमारा फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन ही नहीं रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, अगर हमारे पास जो है अगर लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 + 1, क्या ऐसा लिख सकता हूँ। अगर हमारे पास 4 लिखा हुआ है तो मैं क्या इसको 3 + 1 लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है। तो क्या मैं यह 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला बचा हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, सेम ये हटा दो, ये रूट में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो cos स्क्वायर थीटा ये पद सेम हो गए। अब ये थोड़ा इधर लिख देते हैं, P साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये सेम हो गए। अब सेम हो गए तो यहाँ पर इसका मान होता है 1, तो मैं क्या करूँगा, ये सेम रहेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा, इतने के जगह पर 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और ये रूट में। ठीक है, अब साथ में चल रहा था KP अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा E नेट यानी E कोड। तो थीटा कोड पर विद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला निकल के आएगा वो KP अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस तरह से ये डेरिवेशन सॉल्व होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि ये किस तरह से किया जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो यार एक लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को, और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि चीज़ों को क्लास में ही सिखा दिया जाए। तो यार एक बार यार सपोर्ट कर दीजिए और ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।